बार के हफ्ते की एक्सपायरी के एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। कमजोर शुरुआत के हैं संकेत। एसजीएक्स निफ्टी से कहां लेगा सपोर्ट और क्या रिकवरी होगी तो कितनी और कितनी टिकाऊ। ढेर सारे हैं सवाल, तैयार है जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। वीकली एक्सपायरी का दिन है। रेंज से बाहर निकलेंगे बाजार या फिर वैसे ही अटके रहेंगे। न्यू हाइस तो वैसे लगातार बैंक निफ्टी में बन रहे हैं कि आज फिर से नया हाई बन सकता है, इस पर भी करेंगे चर्चा। अली, एक्शन की इंतजार है। वैसे तो धीरे धीरे करके हाइज बन रहे हैं, बाजार भी ऊपर जा रहे हैं, बट वो फीलिंग नहीं आ रही कि एक बड़ी मूव आ रही है। हाँ, वो मतलब जो लोग सोचते हैं कि आज कुछ तूफानी करते हैं, वैसी फीलिंग तूफानी नहीं हो रहा। मतलब माहौल तो अच्छा है, बढ़िया है सर, मजबूती भी है, बाजार गिरता भी नहीं है, लेकिन जो जोश तेजी वाला चाहिए वो थोड़ा सा मिसिंग है। उसी का पूरा विश्लेषण करेंगे। आइए पहले देख लेते हैं आज के ट्रिगर्स क्या हैं जिनके दम पर हमें इस गुरुवार यानी कि आज वीकली एक्सपायरी को देखना है। डाउ हमसे संकेत ले रहा है या हम डाउ से, ये विश्लेषण करेंगे, लेकिन बहुत ही सीमित दायरे में 40 अंकों के साथ गिरावट के साथ कल हुआ है बंद। कच्चा तेल थोड़ा और नीचे 92, आइए 90 के आसपास। स्वागत है आपका। पेटीएम में जिसे जब जहां मौका मिल रहा है बेचने की कोशिश करता है, आज यही कोशिश सॉफ्ट बैंक की तरफ से होगी, कुछ बड़ी बिकवाली की। और एक बहुत अच्छी खबर, विशेषकर आईटी कंपनियों के लिए बायबैक पर कंसल्टेशन पेपर जारी हुआ है। फाइनल गाइडलाइंस आएगी, वक्त लगेगा, लेकिन बायबैक ज़्यादा कर पाएँ कंपनियां, इसके लिए सेबी अपने नियमों में बदलाव की जा रही है। यानी कि ये एक और सेबी की तरफ से इन्वेस्टर फ्रेंडली कदम, जिस पर कंसल्टेशन पेपर जारी हुआ है और आपके चहेते चैनल जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर भी लगी है। ये है आज के लिए खास बड़े ट्रिगर्स। एब्सोल्युटली, तो बड़ी खबर पर मुहर लगती हुई दिखी है और बड़े इंप्लीकेशंस भी हैं इस पर। फोकस करेंगे यहाँ पर। पेटीएम पर फोकस है, और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपको आज एक्शन में दिख सकते हैं। बट इंडेक्स का मूवमेंट समझाइए सर, एक्शन हो ही नहीं रहा है। हमारे बाजार की बात करें, ग्लोबल मार्केट्स पर भी नजर डालते हैं। कल 250 अंकों की रेंज में डाउ अटका रहा, मतलब कुछ भी नहीं गिरा, आधे % का भी स्विंग नहीं देखा है कल आपने। कल एक्चुअली है ना, डाउ का आप इंट्राडे चार्ट ना देखें, खाली वैसे वाला चार्ट देखें। माफ कीजिएगा दीप, मुझे लग रहा है कि जो मौसम में बदलाव हो रहा है, बिल्कुल इम्पैक्ट। अच्छा, अभी वैसी सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ ना कोल्ड है ना कफ है। हाँ। लेकिन उन दोनों की शुरुआत होने वाले जैसे संकेत होते हैं, वो डलने से पता नहीं होगा कि नहीं होगा, भगवान जाने। वैसा वाला मार्केट जैसा हाल हो गया है हमारा भी कोल्ड कफ का, पता नहीं कहाँ जाएगा। रेजिस्टेंस पे आके ठीक हो जाते हैं, सपोर्ट पे आके फिर से हो जाते हैं। ठीक रहे बस, यही अच्छा है सर। तो माफ कीजिएगा। सो कल का अगर डाउ का चार्ट देखें, मैं देख रहा है एकदम जैसे मतलब वो गांव की सड़क होती है, हल्की सी उबड़ खाबड़ वाली, लेकिन एकदम फ्लैट। और अगर मिनट टू मिनट वाला चार्ट देखेंगे तो दिन भर मतलब, और रेंज देखिए, ऐसे देखेगा देखने को लगेगा अरे कितना उतार चढ़ाव, कितनी बार ग्रीन कितनी बार रेड, लेकिन रेंज मुश्किल से 150 पौने 200 पॉइंट की, 150 पॉइंट की रेंज में ये सब काम किया और बंद हुए 40 पॉइंट नीचे। हमारा अंदाजा था जब बाजार बंद हुए 65 पॉइंट ऊपर थे, तो करीबन आप ये मान के चल सकते हैं कि भाई 101 पॉइंट नीचे बंद हुआ एक्सपेक्टेशन। और 100 पॉइंट क्या है 33-34 हज़ार के इंडेक्स में, कुछ नहीं। और सामने थोड़ा बहुत उसकी भरपाई डाउ फ्यूचर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो ग्रीन में ही है कि रेड में आ गए हैं डाउ फ्यूचर्स। अभी तक तो ग्रीन में थे लास्ट। हाँ, मुश्किल से थोड़ा सा ऊपर है, कुछ भी नाक बची हुई है। सो सुस्ती वाला संकेत ज्यादा है। नेस्डेक चूंकि थोड़ा ज्यादा भागा था, इसलिए कल करेक्ट थोड़ा सा पौने 200 पॉइंट ज्यादा हुआ है। बाकी कोई बदलाव है नहीं। तो ग्लोबल मार्केट से आपके लिए कुछ भी संकेत नहीं है। कैसे? डॉलर इंडेक्स वही 106 के आसपास है, बॉन्ड यील्ड वही 3.8 के आसपास है, कच्चा तेल $1 नीचे आया है 92 के आसपास। सो हल्के से संकेत हैं सुस्ती के, हल्की सी मजबूती के मानकर आप चल रहे हैं। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स 3.72 के आसपास है। सो आई थिंक ओवरऑल संकेत ठीक है, न बेहद खराब न बेहद अच्छे, इनफैक्ट अच्छे की तरफ ही ज्यादा आप मानकर चलें, एक्सेप्ट थोड़ा सा इंडेक्स का मूवमेंट है। सो आई थिंक ग्लोबल संकेत कोई खास ही नहीं। और दूसरी बात देखिए, हमारे यहाँ भी जो रिएक्शन हुआ है वो स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा है। और सेम आपने कल अमेरिका में भी देखा है, टारगेट के नतीजे और गाइडेंस कट के बाद वहाँ स्टॉक में मार पड़ी है। जो कुछ भी एक्शन हो रहा है पूरा का पूरा स्टॉक स्पेसिफिक हो रहा है, रिजल्ट्स पर हो रहा है। एक ही चीज़ इंटरेस्टिंग है ग्लोबल मार्केट से पढ़ने समझने वाली, और वो दीप है, वो है कमोडिटीज़ का एक्शन। कल तेज गिरावट सारी कमोडिटीज़ में होती है। ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग इस लिहाज से कि आपका डॉलर इंडेक्स मजबूत नहीं हुआ, उसके बावजूद कमोडिटीज़ गिरी है। मतलब क्या है, इसे समझना चाहिए। एग्री कमोडिटीज़ का गिरना अच्छा संकेत है इन्फ्लेशन के लिहाज से। खाने पीने की चीज़ों के दाम कम होंगे तो महंगाई थोड़ी सी कम होती हुई दिखेगी। और स्पेशली तब 41 साल के ऊपरी स्तरों पर ब्रिटेन में महंगाई का आंकड़ा 11% के ऊपर आया है एनर्जी कॉस्ट की वजह से।
तो वो थोड़ी सी एक एग्री कमोडिटीज में रिलीफ की बात है। दूसरी कमोडिटीज जो गिरी है वो मेटल्स है। कॉपर वगैरह के दाम काफ़ी तेज़ी से घटे हैं और आज फिर से मेटल शेयरों पर दबाव दिखेगा। कल तो हम बात कर ही रहे थे कि मेटल शेयरों से थोड़ा सा आप दूर है। 5 महीनों की ऊंचाइयों से कॉपर नीचे आया है, निकल नीचे आया है 12% की 10%। वापस वो वाले दिन आ रहे हैं, याद है सर, बीच में निकल पर ही हो रहा था बड़ा। फिर कहूँगा आप कमोडिटीज में सावधान रहिए। हाँ, हड़बड़ी मत करिए, बिल्कुल भी लेने की जल्दबाजी मत करिए। बेचने का मौका अगर सही लेवल पर एक स्टॉक तो बताओ कमोडिटीज का जिसका रिजल्ट तोड़ फोड़ नहीं है। एक तो बताओ। नहीं, कोई नहीं। करेक्ट। और इस क्वार्टर में एक तो ऐसा कोई चीज बताओ जिससे लगे कि अच्छे रिजल्ट देंगे। अब तक तो नहीं है कुछ। करेक्ट। तो फिर क्यों लेना है? लेने के लिए आपके पास बहुत कुछ है ना। यस। ऐसे तो नहीं है ना ऑप्शन आप पैसे बहुत सारे, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ ये भी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि आप आज ले लोगे तो बोलोगे 6 महीने बाद तक कोई बात नहीं, मैं 20% 10% नीचे भी होगा तो टेंशन नहीं। ऐसे महानुभाव तो बहुत ज़्यादा है नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल से कमोडिटीज थोड़ा अभी भी रिस्की है, स्पेशली मेटल्स। थोड़ा सावधान रखने की जरूरत है। तो ग्लोबल मार्केट से सारे संकेतों के बीच में मेरे लिए एक ही संकेत काम का है कि मेटल्स में थोड़ा सावधान रहना है। ठीक है, दूर रहना, लेने की कोशिश नहीं करनी है। लॉन्ग पोजीशन है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है। शॉर्ट है तो लाइफ एंजॉय कीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। बस ये एक प्रॉपर ट्रेड ग्लोबल मार्केट से बनता है आज आपके लिए। सिंपल। ठीक है, अंडरस्टूड। तो मेटल्स में तो परेशानी है, ग्लोबली भी आप अटके हुए हैं, हम भी थोड़ा अटक गए हैं सर। आज वीकली एक्सपायरी है, उसकी तो हम बात करते हैं। जो मैं बात कह रहा था बेसिकली, हमारे बाजार वैसे तो ऊपर जा रहे हैं, 18,400 के ऊपर 3 दिन आपको क्लोजिंग मिल गई। कल भी 3rd हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है, रिकॉर्ड ऊंचाई बैंक निफ्टी, रिकॉर्ड क्लोजिंग ऊंचाई बैंक निफ्टी। बट वो फीलिंग क्यों नहीं आ रही है, रेंज वाली फीलिंग क्यों आ रही है, इवन तो बाजार तो ऊपर ही जा रहे हैं? देखो, कल फीलिंग नहीं आना तो ठीक है दीप, क्योंकि कल की फीलिंग इसलिए नहीं आई है कि कल आप देखिए ब्रॉडर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग थी। कल दोपहर वाले शो में हम बार बार यही बात कर रहे थे कि इंडेक्स मैनेज्ड है, सप्लाई है साइड काउंटर्स पर। सो वो दिख रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी सीरियस प्रॉफिट बुकिंग कल हुई। अच्छा, आपको मजे की बात बताऊं जी, अब देखो घमंड करने की बात तो है नहीं, लेकिन अमेरिका वाले हमें फॉलो तो करते हैं। बिल्कुल करते हैं। कल देखिए अमेरिका बंद हुआ 36 पॉइंट नीचे। रसेल 2000 जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है 2% नीचे बंद हुआ। तो सेम हमारे इसका ट्रेड वहां भी था। अब या तो हम नेक्स्ट डे करें तब तो हम कह दें कि भाई ठीक है हम अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं। अब अमेरिका कह दे हम तो हमारे हिसाब से चलते हैं, आपने पूर्वानुमान लगा लिया होगा कि हम ऐसा करेंगे। तो दोनों ही केस में हम इंटेलिजेंट है। अगर अमेरिका में रात को क्या होगा उसका अनुमान हमारे बाजार एक दिन पहले लगा ले तो इंटेलिजेंट है। और अगर अमेरिका कहे कि नहीं हम तो आपको देख के करें तो भी हम इंटेलिजेंट है। तो कम से कम एक अच्छा सबूत मिल रहा है। और ऐसा एक बार नहीं कई बार हो रहा है दीप। भारतीय बाजारों की जो ट्रेंड रहती है या ट्रेडिंग पैटर्न रहता है उसे काफी हद तक अमेरिका फॉलो कर। ऐसा घमंड नहीं कि हमेशा ऐसा होता है, कोई हमारे हिसाब से चलते हुए, ऐसा घमंड कभी होना भी नहीं चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे ट्रेडिंग पैटर्न मिलते हैं कि आपको लगता है कि जैसा भारतीय बाजार कर रहे हैं वैसा कुछ ट्रेड दिखता है। कल भी आप देखिए ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि हमारे ब्रॉडर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग थी और वहाँ भी आती थी। सो पॉइंट ये है कि स्टॉक्स में जो मूवमेंट चाहिए वो मिल नहीं रहा है ट्रेडर्स को। बिल्कुल। और शायद ये वजह कि लोगों को लग रहा है कि इंडेक्स तो ठीक है लेकिन पैसा नहीं बन रहा, ये फीलिंग आ रही है। और दूसरा ये कि स्टॉक लेकर इंतजार करना पड़ रहा है। इंडेक्स में भी क्या है, सेक्टोरल चर्निंग हो रही है। 4 या 5 स्टॉक आपको सपोर्ट देकर निफ्टी को मेंटेन कर रहे हैं, या बैंक निफ्टी मजबूत होता दिख रहा है, या उसमें भी चर्निंग होती दिख रही है। सो आई थिंक थोड़ा सा टफ टाइम है। देखिए दीप, ये मार्केट ऐसा ही है कि रोज आपको पैसा बना के देगा नहीं और नहीं रोज कमजोर होगा। अगर रोज पैसा बनाने की कोई एक जगह है तो सिर्फ एक है, एफडी। हाँ, बैठ जाइए। हाँ, जो हर रोज ब्याज जुड़ते ही है ना वहाँ तो। करेक्ट। हाँ, कितना भी जुड़े, छोटा हाँ, जितना भी जुड़े उतना जुड़ता ही है। ये तो हमारे मार्केट की तो सबसे बड़ी खूबी और खासियत यही है कि रोज नहीं बनता। जब बनता है तो इतना बनता है कि आपकी 3-4 साल की एफडी एक दिन में आ जाती है जी, है ना। बिल्कुल। और नहीं तो नहीं बनता, 3-3, 4-4 महीने तक ना बने। सो आई थिंक हमारे मार्केट थोड़े से इस लाइफ टाइम हाई के आसपास आकर थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। और एक तरह से ये अच्छी बात है दीप की क्वालिटी स्टॉक्स में अब लोग शिफ्ट हो रहे हैं। लाइफ हाई के आसपास कई सारे स्टॉक्स इसलिए भागते हैं कि चलो लाइफ टाइम हाई के आसपास है, रन अप करते हैं। लेकिन वहीं पर जो चर्निंग हो रही है कि अच्छे क्वालिटी के शेयरों में ज़्यादा बड़े और मजबूत इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, कमज़ोर क्वालिटी के शेयरों में निकल रहे। तो अब यहाँ पर आपको पहली चीज़ तो मैं बता दूँ कि भले मार्केट थोड़ा ठंडा है, हल्का है, या आपको रेंज बाउंड लग रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है।
चिंता की कोई बात नहीं है। ओके, छोटे मोटे रनिंग करेक्शन चलेंगे। आपको यहाँ जो फ्रेश एंट्री जहां लेनी है वो स्टॉक आपका क्वालिटी वाला होना बहुत जरूरी है। अब कचरा शेयर खरीद के आप पैसा नहीं बना पाएंगे, राइट। बस थोड़ा सा वही ध्यान रखना है, इसके अलावा और कोई टेंशन नहीं है। 18,150 18,200 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कोई टेंशन नहीं। रनिंग करेक्शन में 18,450 400 से 18,150 18,200 आ जाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना, ये आएगा, आने दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, क्लियर है। 17,835 से 17,900 के बीच में गैप छूटा हुआ है, ये हमेशा दिमाग में याद रखिए, भूलना मत। यस, ये अटका हुआ, पहले किस दिन आएगा ना मुझे पता ना आपको पता है, ना आए तो बहुत अच्छा, आए तो आप मेंटली प्रिपेयर रहना कि भाई हाँ मैं 17,800 तक देखने को तैयार हूँ। 17,800 का मतलब कितना हुआ, 500-600 पॉइंट लाइफ टाइम हाई पे है। इतने रिस्क लेके नहीं चल सकते तो फिर आपके लिए फिर तो वो मिनट टू मिनट और डे टू डे वाला ट्रेड हो जाता है। एग्जैक्टली, करेक्ट। तो फिर आपकी पोजीशनिंग अलग है। सो आई थिंक वी आर ऑल सेट। इंडेक्स में अभी तक कहीं कोई ऐसे खराबी के संकेत नहीं है, कोई रिवर्सल के संकेत नहीं है, कोई यू टर्न के संकेत नहीं है। 90 पॉइंट नीचे दिख रहा है, हो सकता है आज वीकली एक्सपायरी का दिन है। फर्स्ट हाफ हम नीचे खुलकर थोड़ा टाइम पास करें, सेकंड हाफ में थोड़े वोलेटाइल हों। एक आध डेटा बड़े इंटरेस्टिंग है जो बता रहे हैं कि क्यों थोड़ा हमें नीचे होना भी चाहिए। अच्छा, हाँ थोड़ा होना चाहिए, हाँ, बिल्कुल है डेटा मेरे पास वो भी, बट अदरवाइज वी आर ऑल सेट, कोई दिक्कत वाली खास बात। तो एक्सपायरी का मूव प्ले हो सकता है, होगा, आज होगा। भले अमेरिका में सुस्ती रही हो, हमारे यहाँ चुस्ती रहेगी। रहेगी। ठीक है, तो हम बड़ा मूव, मतलब बड़े मूव को आप क्या कहोगे, 150-200 पॉइंट ऊपर नीचे का मिला के बनेगा, उतना तो होना चाहिए ना, बनना चाहिए। ठीक है, तो 2-3 दिनों की डलनेस के बाद एक बड़ा मूव आज एक्सपायरी के दिन बाजार दिखा सकता है। वैसे तो ऑफ कोर्स नए रिकॉर्ड्स छू रहा है बैंक निफ्टी। बताइए सर, फिर आज के इंपॉर्टेंट संकेत कौन से आपके साथ? आज के संकेतों में दीप देखिए, न्यूट्रल और पॉजिटिव संकेतों का मिक्स है। ग्लोबल संकेत न्यूट्रल है, एफआई संकेत न्यूट्रल है, घरेलू फंड के संकेत वापस से मजबूती के साथ पॉजिटिव संकेत आते हुए दिखे, और इसके साथ साथ आपके एफएनओ के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। ये आपके लिए सारे के सारे संकेत हैं इस वक्त। ठीक है, अब आपको रेंज दूं 18,275 18,350। पिछले 2 सेशन से आप 18,350 के आसपास सपोर्ट ले रहे हैं दिन के दौरान, राइट। सो कमजोरी अगर आप 18,350 के नीचे खुलते, जो कि आज दिख रहा है थोड़ा उसके आसपास खुलने के संकेत, इसके नीचे से ही आप कमजोर होना शुरू करेंगे, और तब आपके लिए 18,275 तक, 275 से 325 की रेंज बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इसके ठीक नीचे 18,175 18,250 ये वो रेंज है। अगर बाजार करेक्शन देकर वहां तक आए तो आपको शॉर्ट भी काटने हैं अगर हैं तो, और लॉन्ग पोजीशन भी आपको बनानी है। कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, ऐसे कोई डरना नहीं। हर रोज ग्रीन में देखने की आदत मत डालो। हाँ, यही प्रॉब्लम हो जाती है ना सर। कभी कभी ऐसा रेड भी होना चाहिए, कभी कभी ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट भी होना चाहिए। डल एकदम। नहीं, क्या है प्रॉब्लम, क्या है कि वो है ना, तेजी सुन के देख के ऐसी माइंड सेट हो जाए कि एक दिन गिरा तो ऐसा लगता है टॉप हो गया, ये क्या हो गया, हाँ। ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होता है। यस, तो थोड़ा कभी कभार आपको ऊपर नीचे होगा, तो उसकी तैयारी रखिए, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, ठीक है सर। मुझे याद है दीप, जब हम 15,200 के आसपास बॉटम बनाया था, है ना, तब हमने 18,100 के आसपास का टॉप बना के 15,200 तक हम गए थे, राइट। लगभग 3,000 पॉइंट। तब मैं बहुत दबाव बना था मेरे ऊपर, ट्विटर पे इधर उधर दोस्त लोगों को फ़ोन करके, या वो मार्च 2020 वाला वापस आपका आ गया, टाइम आ गया, नहीं लेना है, इतना फ़ोन होता है। बोलो, अरे मैंने कहा भाइयों वैसा नहीं दिख रहा है, वैसा दिख नहीं रहा है। कैसे बोले नहीं लेना है? वो नहीं लेना वाला वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। मतलब मुझे मेरी जिंदगी में वापस ऐसा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, और आई होप कि ना मिले तो बेहतर है। क्योंकि वो तो तब होता है जब आप 25-30% 40% का मूव देखो इंडेक्स में ऊपर से, तब आप 3-4% इंडेक्स गिर गया उसके बाद भी बोल्ड कॉल दे सकते, क्योंकि आपको 30% नीचे और दिखता है जी। लेकिन आपको पता है 5% जब तक ऊपर से नीचे आए तब तक तो आप सोचते हो कि वाकई में कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है, और जब तक आप नीचे गिरना शुरू और वापस घूमे तो नीचे के 3-4% तो वैसे ही चले जाते हैं। तो अगर 10-12-15% का ही मूव होना है, इसमें 5% नीचे के छोड़ देने, 5 ऊपर के छोड़ देने, तो 5% के लिए इतना चिल्ला के कॉल देने की जरूरत क्या है? एग्जैक्टली। और अगर वैसी मंदी है ही नहीं, आप सोचिए कितना सब ग्लोबल रिसेशन ये सब होने के बावजूद
हमने क्लियर कट इसलिए कहा कि नहीं वैसा माहौल है ही नहीं। और आज देखिए आज वापस जबकि ऐसा नहीं कि दुनिया में चीज़ें बदल गई और बेहतर हो गई बहुत ज़्यादा, उसके बावजूद आप देखिए हमारे मार्केट लाइफ हाई पर है। सो आई थिंक वो कभी कभार होता है, तो इसलिए मतलब करेक्शन, रनिंग करेक्शन दिखेंगे, बड़ा कोई ऐसा फॉल अभी तक संकेत नहीं, जब होंगे तो बताएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली 5 महीने पहले टू द डेट बॉटम बना था 17 जून था, बिल्कुल 15 से 17 जून के बीच में ये सारे के सारे बॉटम बने थे, राइट। और मुझे याद है 15 जून की हमारी वो बाइट भी है, बिल्कुल दम लगा के पैसा लगा। एग्जैक्टली अब वक्त आ गया। हाँ, आपने पूछा था तो मुझे याद है मैंने बोला भी था कि क्या लगता है, तो मैंने कहा कि बिल्कुल मार्केट मार्च 2020 जैसे लेवल भी दिखा देगा, ताला भी लग जाएगा, बंद हो जाएगा, वापस नहीं खुलेगा। अगर ये आपकी सोच है तो गलत है। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आप सही लेवल से घूम जाते हैं। एनीवे, ऊपर की तरफ के लेवल दे दूं दीप, 18,425 475 पहली रुकावट की जगह, 525 575 स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग जोन है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी 42,300 42,375 आपके लिए पहले सपोर्ट का काम करेगा। इसके ठीक नीचे 42,075 से लेकर 42,150 खरीदारी की अच्छी जगह बन सकती है। फिलहाल बैंक निफ्टी में 41,900 के नीचे का लेवल मैं नहीं देख रहा। 41,900 के नीचे जाने पर ही मुझे बैंक निफ्टी में तनाव होगा, तब तक बिल्कुल भी नहीं। ऊपरी रेंज 42,600 42,750 अंदाज से दी हुई है, उसके ऊपर 42,825 42,950 और बड़े अंदाज से दी हुई है। क्योंकि 42,611 का लाइफ हाई है। इसके ऊपर का कोई लेवल ऐसा खास है नहीं। डेटा के हिसाब से थोड़ा बहुत मैंने नो डाउट इसमें मैंने थोड़ा एफएनओ डेटा का सहारा लिया है, लेकिन ये लेवल ऐसे नहीं है जो आप में एकदम ठोक बजा के कॉन्फिडेंटली बोले कि यहीं पर रुकेगा, क्योंकि वो लेवल्स में अभी कभी हमने जिंदगी में देखे नहीं लाइफ टाइम हाई लेवल से। तो थोड़ा अंदाज से वायदा कारोबार के डेटा को एडजस्ट करके ठीक है। अब आइए आज के सपोर्ट लेवल 18,409। इस पूरे रनअप का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है हमने क्लोजिंग बेसिस पे और इंट्राडे बेसिस पे। कल 18,442 का हाई बनाया है निफ्टी ने और 18,409 पर हम बंद हुए। 18,409 अब इतिहास की तीसरी सबसे बेहतरीन क्लोजिंग है निफ्टी में। आप सोचो, निफ्टी में सबसे थर्ड बेस्ट क्लोजिंग मिली है, मतलब कल ब्रॉन्ज मेडल मिला है। हाँ, क्लोजिंग बेसिस पे। बिल्कुल, फिर भी खुश नहीं है, फिर भी खुश नहीं है। पीटी उषा को पूछेगा, 1 सेकंड के 100वें हिस्से से ब्रॉन्ज मेडल रह गया था। तो ब्रॉन्ज मेडल की वैल्यू क्या होती है? बिल्कुल, अगर जिनको नहीं पता तो तीसरे नंबर बंद हुआ, मुस्कुराइए, कोई खास बात नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। जो लेवल से 18,350 18,325 दो छोटे लेवल, 18,275 18,250 दो मीडियम लेवल, 18,200 18,175 फाइनल सपोर्ट लेवल। ऊपर 425 450 475 तीन छोटे लेवल है, 525 575 600 तीन मीडियम लेवल। सिंपल। बैंक निफ्टी 42,535 पे आप बंद हुए। पहला सपोर्ट आपका बनेगा 42,450 375 और 303 विजिबल और अच्छे सपोर्ट हैं। इसके नीचे 42,225 42,150 और 42,075। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 42,075 को हम होल्ड कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। ओके, अब आइए ऊपर की तरफ। देखिए 2-3 लेवल तो साफ दिख रहे हैं, उसके ऊपर के भगवान जाने। 42,450 उसके ऊपर हम 535 उसके ऊपर बंद हुए। 535 के ठीक ऊपर 42,600 का लेवल है, 611 का कल का जो हाई है, ये लेवल तो दिख रहा है। इसके ऊपर के लेवल मैंने सारे अंदाज से वायदा कारोबार के डेटा को मिला कर दिए हैं। 675 750 825 900 और 950 तक के लेवल ऊपर के बैंक निफ्टी के लिए। ये लेवल एकदम 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि 42,600 के ऊपर अभी तक कभी हम गए नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करें। ठीक है, आप कह रहे थे डेटा कुछ इंटरेस्टिंग बनते हुए। हाँ, एक दो डेटा ऐसे जो थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहे हैं। पहला, एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 60% से बढ़कर 65%। ऐसा नहीं कि 65% पहली बार आई और आगे कभी नहीं आएगी। हमने 80% तक भी देखी है, 72-75% भी देखी है, लेकिन हायर साइड पर है। 60% के ऊपर एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन में आने के बाद कभी भी अगर ग्लोबल संकेत खराब हुए या कुछ ऐसी खबर आ गई तो एफआईज बेचने में भी जल्दी करते। तो 65% वाला 70-75 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा वहां पर आके आपको है ना हल्का सा वो कंफर्ट नहीं है जो हमें 13-15-20% भी होता ना, क्या बेचेंगे, है क्या तुम्हारे पास? अब वो नहीं बोल सकते ना कि है यार, तो आपके पास बेचने को है। सो एक हल्का सा संकेत, वो नेगेटिव नहीं कहूंगा, थोड़ी सावधानी का। बैंक निफ्टी और निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है 1.14 पर, बहुत आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अलार्मिंग है थोड़ा।
140 पर है और ये डेफिनेटली ओवरबॉट है। बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा तो बहुत रेयरली हम देखते हैं सर। बैंक निफ्टी ओवरबॉट है और इसलिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी एक बार हल्का हो जाए, बेस्ट सिचुएशन ये हो सकती है दीप कि 42,300 375 तक आ जाए और वहां से बैंक निफ्टी वापस घूमे तो बढ़िया। ठीक है, तो आपका थोड़ा हल्का भी हो जाएगा और उसके बाद वापस से तेजी करने के लिए आपके लिए जगह बन जाएगी। विक्स फिर से 3% बढ़ा है, इस पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, ओके। बात करते हैं फिर मौजूदा पोजीशन सर, स्टॉप लॉसेस कहाँ लगाने हैं? वही सेम है, कोई बदला नहीं। क्यों बदलेगा? निफ्टी बंद ऊपर कितना हुआ? 6 पॉइंट। 6 पॉइंट, 6 पॉइंट में क्या बदले ले? वही 18,250 इंट्राडे क्लोजिंग, वही 41,900 इंट्राडे क्लोजिंग। ठीक है, बैंक निफ्टी जरूर 162 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस आज खींचा नहीं, 41,900 ही रखा है। जिसको छोटा रखना है वो 42,300 का रख सकता है, लेकिन मेरी सलाह नहीं होगी। आज वीकली एक्सपायरी का दिन नहीं होता तो मैं आपको कहता था कि स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर कर लो, लेकिन वीकली एक्सपायरी के दिन एक आध मुंह थोड़ा ऊपर नीचे का हो सकता है, इसलिए आज स्टॉप लॉस 41,900 ही रखिए, कल रिवाइज करेंगे। क्लियर है? लगातार 4 दिन हो गए दीप जब निफ्टी 18,300 के ऊपर बंद हो रहा है और लगातार 4 दिन हो गए जब बैंक निफ्टी 42,000 के ऊपर बंद हो रहा है। तो इफेक्टिवली स्टॉप लॉस आपका 18,300 हो जाता है लॉन्ग साइड पे, क्लोजिंग बेसिस पे, और बैंक निफ्टी पर 42,000 हो जाता है। लेकिन मैं एक दिन और इंतजार करूंगा, हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं। क्लियर? अब आइए शॉर्ट साइड पर 18,500 एक ही स्टॉप लॉस है इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पे। जिसको छोटा रखना है 18,450 रख ले, कल का हाई पार करने पर। बड़ा रखना है 18,500 525 अपनी श्रद्धा से रख लीजिए। बैंक निफ्टी कल 42,600 का स्टॉप लॉस दिया था इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पे, 42,611 का ही हाई बनाया है, लगभग वहीं था। तो 42,650 आज का स्टॉप लॉस होगा इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। क्लियर कट है? ठीक है, नई पोजीशन सर खरीदना है निफ्टी 18,275 18,350 की रेंज में, ऐसा लग रहा है 18,300 के आसपास खुलने की तैयारी कर रहा है, खरीदारी की रेंज में आएगा। एक बार 100 125 150 पॉइंट नीचे मिल जाए अगर शुरुआत में ही, तो वहीं ले लीजिए। जितने बड़े गैप के साथ खुले उतना जल्दी आपके लिए खरीदने का मौका बनेगा। ओके, अगर गैप आपको 1% का मिल जाए, 0.5% का मिल जाए, जितना बड़ा गैप मिले उतना जल्दी लेना है, जितना कम गैप मिले उतना इंतजार करना है। सिंपल सी चीज है। ठीक है, गैप में ले सकते हैं, गैप में, बेसिक गैप के 100%। और समझो 18,275 खुल जाता है तो वहाँ ले सकते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं। गैप नहीं मिला तो इंतजार करो, लेवल्स आने दो, आराम से शिकार करो। शिकार को अपने पास मेहनत कम करो, मैं ये कह रहा हूँ, ज्यादा मत करो। वेट एंड वॉच, बस मौका देख के गोली मारो, आने दो नजदीक, अपनी रेंज, फायरिंग रेंज में आने दो, है ना। 18,275 350 खरीदारी की रेंज बनती है, 18,175 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 400 425 और 450, 3 छोटे टारगेट, 475 525 और 575 के बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं बेचने का, और बेचने के लिए रेंज है आपके लिए निफ्टी की 18,475 से 18,575 की रेंज में। हो सकता है आप 450 से भी बेचना शुरू कर सकते हैं, आपकी मर्जी पर है, मूड माहौल देखकर उस समय डिसाइड करें। ये रेंज है बढ़िया बेचने की। 625 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 18,400 350 325 3 छोटे टारगेट, 275 250 और 200 बड़े टारगेट के तौर पर निफ्टी में करनी है बिक वाली। सिर्फ अग्रेसिव ट्रेडर्स? हाँ, ये अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए लाइफ टाइम हाई। करेक्ट, ऊपर लेवल्स हैं तो फिर आपको थोड़ा, जैसे अनिल जी भी बता रहे थे, बैंक निफ्टी के लिए भी ऊपर की तरफ से थोड़ा कॉशियस वहां पर मूव बनता ही है शॉर्ट करने के लिए। और कभी कभी मैं नॉट नेसेसरी कि वहां नहीं बेचना है। एग्रेसिव ट्रेडर्स का मतलब ये नहीं कि नहीं बेचना है। हाँ, एग्रेसिव ट्रेडर्स का मतलब ये है कि स्टॉप लॉस के बगैर नहीं बेचना है। हाँ, तैयार रहने की ट्रिगर हो सकता है। हाँ, मतलब वो मेंटली आप प्रिपेयर होके करें बस। ठीक है, बैंक निफ्टी खरीदना है 42,075 42,150 अगर आज आ जाए तो तैयारी रखिए। 41,900 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। इस रेंज में आने पर किसी के इन्विटेशन का इंतजार करना मत, कोई देगा भी नहीं, सबके सेल कॉल होंगे, वहां आपको ले लेना है। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस 41,900, अगर 41,900 के नीचे जाए तो थैंक यू वेरी मच, गलती हो गई थी हमारे से, आगे से नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, वैसा करके छोड़ देना है ना भाई, डिसिप्लिन तो रखना पड़ेगा ना। टारगेट 42,225 300 छोटे टारगेट, 375 450 मीडियम टारगेट, 525 600 फाइनल टारगेट। अब एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी देख, लंबे समय बाद आज एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय है 42,300 और 42,375 की रेंज में। नहीं तो आजकल मैं एग्रेसिव ट्रेडर्स की देता ही नहीं अलग से। सो आज दो स्ट्रेटेजी, इस रेंज में एक चांस ले सकते हैं आप। स्टिक स्टॉप लॉस 42,075 का होगा, थोड़ा दूर का है, अगर आप लगा सकें वो तो ही करें, या फिर 42,200 का लगा लें आपकी इच्छा से। ठीक है, जो टारगेट बनेंगे ऊपर के 42,525 602 छोटे टारगेट,
675 750 दो मीडियम टारगेट, 825 900 तक के फाइनल टारगेट के लिए एक मजेदार ट्रेड ये बन सकता है अगर इस रेंज में बैंक निफ्टी आता है और डाउ फ्यूचर्स आपको कोई खास खराबी के संकेत नहीं देता है, रिकवरी के संकेत देता, तो यहाँ पर एंट्री कर लेना है। ठीक है। निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत है, ये याद रखें हमेशा। अंडरस्टूड। ये तो दिख भी रहा है आजकल। बेचने की राय, बेचने में दीप थोड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि देखो 42,600 तो बहुत नजदीक है, जो लाइफ टाइम हाई है, वहां बेचने का मन है नहीं, ऊपर कहाँ बेचे समझ आता नहीं है, डेटा बहुत क्लियर है नहीं, तो अंदाज से एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 42,700 से 42,900 की रेंज में बेचने की राय है। यहाँ पर 700 800 900 तीनों रेंज पे कॉल राइटिंग थोड़ी थोड़ी होके रखिए, वहां पर कहीं भी मौका देखकर आप बेच सकते हैं अगर बेचना ही चाहें तो। स्टॉप लॉस 43,000 का स्ट्रिक्ट होगा आपका। टारगेट जो बनेंगे 42,625 550 दो छोटे टारगेट है, 450 375 मीडियम टारगेट है, 300 और 150 तक के फाइनल टारगेट के लिए। गॉट इट सर। चलिए, तो सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स सामने आ चुके हैं। गैप से खुलने पे बेचना नहीं है, कम गैप से खुले तो आप बेचने का सोच सकते हैं। बस वही ध्यान रखना है, लेवल्स इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी फॉलो करने के लिए। बैनलिस्ट में बदलाव हो रहे हैं सर, थोड़ा थोड़ा वॉलेटिलिटी अब बैनलिस्ट में भी दिख रही है। दो एडिशन है, इंडिया बुल्स हाउसिंग और बलरामपुर चीनी। एक सब्ट्रैक्शन है, पीएनबी और डेल्टा, बीएचईएल, सन और जीएनएफसी बने हुए हैं। तो आज 6 स्टॉक्स है बैन में, डेल्टा, बीएचईएल, सन, जीएनएफसी, इंडिया बुल्स हाउसिंग और बलरामपुर। पीएनबी बाहर आ चुका है, इस पर रखें नजर। डेटा समझाएं सर। आई थिंक लगातार दूसरे दिन स्टॉक्स में बिकवाली करिए, पर इंडेक्स फ्यूचर्स कल अच्छा खरीदें सर। 1845 करोड़ के इंडेक्स और इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन भी बनी है, सिर्फ शॉर्ट नहीं है। सो आई थिंक इसी लिहाज से मैंने डेटा न्यूट्रल रखा है, नहीं तो 386 करोड़ की कैश की बिकवाली है, 700 करोड़ की स्टॉक्स की बिकवाली, यानी कि 1100 करोड़ के आसपास के स्टॉक बेचे, लेकिन सामने 1850 करोड़ के इंडेक्स भी खरीदे, तो नेट नेट एफआई बायर ही हैं, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। और इसलिए इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशन, जो इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 65% पहुंची है। लोकल फंड्स ने कल दम लगाकर वापस खरीदारी की, 1437 करोड़ का बड़ा आंकड़ा बड़े दिनों बाद दिखा, 3-4 दिनों का सेल फिगर देखने के बाद एक अच्छा नंबर वहां से आया, तो ये एक अच्छी चीज है, बढ़िया है। अब आइए वायदा कारोबार के डेटा। 18,300 ये बड़े सपोर्ट के तौर पर काम करेगा गैप से नीचे खुलने के बाद, और वो इसलिए 80 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, और वो दीप हाईएस्ट है। 18,400 मेक और ब्रेक लेवल है जहां पर आप बंद हुए। क्यों? 18,400 के पुट पर 63 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 86 लाख शेयर हैं और हाईएस्ट है। तो 18,400 अब गैप से खुलने के बाद आपके लिए 18,300 18,400 वो रेंज हो जाएगी, जिसको बाजार टाइम पास करके ट्रेड करने की कोशिश करेगा। मसलन 18,300 के नीचे गए तो 50 पॉइंट की रिस्क खुलेगी 18,250, 18,400 के ऊपर निकल के टिके तो 50 पॉइंट की अपसाइड जगह खुलेगी 18,450। ये अभी तक के डेटा बहुत क्रिस्टल क्लियर दिख रहे हैं, जहां बंद हुए वहां से और जहां खुल रहे हैं वहां से 18,250 18,450 की रेंज फिर दिन भर के लिए बनने की पूरी संभावना दिख रही है। ये डेटा में क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी। 42,000 थोड़ा दूर है लेकिन मजबूत सपोर्ट है। उससे पहले 42,500 ही आपके लिए मेक और ब्रेक का काम करेगा। कैसे? 42,500 के पुट पर 36 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 31 लाख शेयर हैं। तो 42,500 के नीचे ट्रेड करना जब आप शुरू करेंगे तो थोड़ा सा दबाव आएगा, लेकिन मजे की बात देखिए 42,200 300 400 हर एक रेंज पर 24 लाख शेयर पुट राइटिंग हुई है। सो अगर बहुत ज़्यादा देर तक आप 42,300 के नीचे रह गए समझो तो अनवाइंडिंग का खतरा भी बढ़ेगा। सो बैंक निफ्टी थोड़ा जरूरत से ज्यादा ओवरबॉट होके रखा है, जरूरत से ज्यादा पुट राइटिंग, एक्चुअली कॉल राइटिंग नहीं है, पुट राइटिंग है। तो मुझे बैंक निफ्टी में थोड़ा डर लग रहा है आज, और बैंक निफ्टी का मेरा ये डर अगर सही साबित हुआ, जो कि मैं नहीं चाहता हूं, तो इसकी लीडरशिप आईसीआईसीआई बैंक करेगा। अच्छा, आईसीआईसीआई हाँ, नीचे ले जाने का लीडरशिप आईसीआईसीआई बैंक करेगा। तो वो ध्यान, कोटक मजबूत है, एचडीएफसी न्यूट्रल से हल्का मजबूत है, गिरना है तो आईसीआईसीआई बैंक को पहले गिरना है नीचे की तरफ। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ओवरबॉट है। तो आज मैं पिछले 2 दिनों की तरह हड़बड़ी में जल्दबाजी में नहीं कहूंगा, तो मतलब 42,300 के पहले तो लेना ही नहीं, वैसा ध्यान में रखें। 300-375 पहली रेंज है, और एग्रेसिवली नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा लेना, ये ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बदलाव हुआ, ओवरबॉट है, पुट कॉल रेशियो 140 पर है, वीकली एक्सपायरी, और आप नीचे खुलने के संकेत देख रहे हैं। डन फ्रॉम माय साइड। ओके, तो ये नतीजों का विश्लेषण दे दूं? नतीजों का ऐसे एक नतीजे आए फाइनली, हाँ, 2 क्वार्टर बाद फाइनली। मेरे देखने का मन भी नहीं हुआ पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज। नहीं, एक्चुअली इन्हें करना पड़ रहा है ना, वो एक्सचेंज से वार्निंग आ गई है ना, 7 तारीख तक करिए वरना सस्पेंड होने का फायदा कब तक उठाएंगे नंबर से। वही बात है, 2 तिमाहियों बाद नतीजे जारी किए हैं। चलिए बढ़िया।
ठीक है, चलिए स्टॉक्स कई सारे आज होने वाले हैं फोकस में, आइए इन पर डालते हैं नजर। हमारी टीम भी है तैयार, अरमान, कुशल, वरुण और आशीष। अरमान, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स खबरें क्या है आज की? जी, ट्रिगर्स में सबसे पहले एसपी अपैरल पर आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इनका जो बायबैक है वो बंद होता हुआ दिखने वाला है। एक्स डेट है कुछ स्टॉक्स में जिसमें एमआरएफ है, जिसमें इंटरिम डिविडेंड है 3 का, वही पेज इंडस्ट्रीज है वहाँ पे इंटरिम डिविडेंड है 70 का। ग्लोबल में यूके का बजट और यूरोप का सीपीआई का अक्टूबर का डेटा आता हुआ दिखेगा, और यूएसए पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इनका हाउसिंग स्टेट्स का जो अक्टूबर महीने का डेटा है वह भी आता हुआ दिखेगा। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो अगर आप एनआईआईज जो हैं वो लगभग 10% गिर कर आई हैं, और जो कंपनी को पहले घाटा था लगभग 54 करोड़ का, इस बार 25 करोड़ का लगभग मुनाफा होता हुआ दिखा है, और ये Q4 FY22 का जो है ये रिजल्ट है। उसी के साथ साथ बायबैक की खबर जो हमारे जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है, जिसमें सेबी ने बायबैक नियमों में बदलाव पर कंसल्टेंसी पेपर जो है जारी किया है, और इसमें कंपनियां जो है टेंडर ऑफर के जरिए साल में 2 बार जो है उनको बायबैक की छूट का प्रस्ताव है। उसी के साथ साथ साल में अगर 1 से ज्यादा अधिक अगर बायबैक लाना है तो एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन लेना होगा, और जैसे कि पूरा पहले जो रूल था वो 25% ऑफ पेड अप कैपिटल का बायबैक कर सकते थे, क्योंकि अब 2 बायबैक कर पाएंगे तो ओवरऑल उसकी लिमिट को 40% कर दिया गया है। उसी के साथ साथ कंपनी को पूरा जो है कर्ज मुक्त होना, तभी ये दूसरा बायबैक भी कर पाएंगे। ओएनजीसी, रिलायंस, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो पर आप ध्यान रखिएगा क्योंकि डीजल पर एक्सपोर्ट टैक्स जो है वो घटाया गया है, 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 10.5 रुपए प्रति लीटर किया है। वहीं क्रूड ऑयल पर जो टैक्स है वो बढ़ाया है, 9,500 प्रति टन से बढ़ाकर 10,200 प्रति टन कर दिया गया है, और ये जो सभी जो नई दरें हैं ये 17 नवंबर से जो है वो लागू होने वाली हैं। और अंत में रियलिटी इन फोकस जो डीएलएफ, अडानी ग्रुप, इन पर ध्यान रखिएगा क्योंकि एशिया की जो सबसे बड़ी स्लम धारावी में रीडेवलपमेंट के लिए जो बोलियां हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो अदानी ग्रुप, नमन ग्रुप और डीएफएल जैसी बोलियां में शामिल हैं, और करीब 600 एकड़ जमीन जो है उस पर जो है रीडेवलपमेंट का काम होने वाला है। तो ये है कुछ खबरें, इनके अलावा भी खबरों वाले कुछ और शेयर हैं, मैं उन पर आता हूँ, लेकिन उससे पहले आशीष के पास से एक बार चलते हैं और एक बार आशीष से जान लेते हैं फॉरेन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स यानी कि FIR। आशीष, पहले बैंक से शुरुआत कीजिए, कैसी आई है रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग सर। बैंक्स पे रिपोर्ट्स आई। आईसीआईसीआई बैंक के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 914 की क्लोजिंग है, 1250 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2215 रुपये के लक्ष्य के लिए 1966 रुपये की क्लोजिंग है। लेकिन मान रहे कि आगे जाके मार्जिन में इंप्रूवमेंट शार्पली देखने को मिला है, लोन ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर पूरा अच्छा भरोसा बना हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर 2 ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है। बैंक ऑफ अमेरिका खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं, 163 की क्लोजिंग है, 190 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं, और मान रहे कि फिलहाल प्राइस बुक अगर आप देखें तो 0.75 टाइम्स का, यानी रिस्क रिवॉर्ड काफी हद तक अट्रैक्टिव है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 195 रुपये के लक्ष्य के लिए। बैंक ऑफ अमेरिका से ज्यादा बुलिश जो है मॉर्गन स्टैनली नजर आ रहे हैं। इंडसइंड बैंक यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य वो करीब 1390 से घटाकर 1377 कर दिया है। हालांकि स्टॉक अभी 1144 पर ट्रेड कर रहा है। ओके, तो ये तो रही बैंक्स पर रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, आज टाटा मोटर्स सबके रडार पर रहेगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, कोई भी व्यू में चेंज नहीं है, 502 रुपये की टारगेट दी है उन्होंने, 432 की क्लोजिंग है। जो सीईओ के रेजिग्नेशन है इसके बाद अपने व्यू को रीआइटरेट किया है। टीसीएस यहाँ पर भी नजर रखेगा। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 3050 रुपये के लक्ष्य के लिए। हालांकि स्टॉक ऑलरेडी 3355 पे चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कल यहाँ पर काफ़ी बड़ी तेजी देखने को मिली थी। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2681 की क्लोजिंग है, स्टॉक काफ़ी चल चुका है। उसके बाद भी अगर आप देखें तो 3024 रुपये पर अपने व्यू को जो है इंटैक्ट रखा है, और मान रहे कि जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है वो 7 से 8% पर मैनेजमेंट ने बरकरार रखी है। आगे ऑर्डर बुक और जो इंप्रूवमेंट है विजिबिलिटी को लेकर उसके ऊपर पूरा भरोसा बना हुआ है। एबीबी यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखें, 3231 के लक्ष्य के लिए, 3036 की क्लोजिंग है। होम फर्स्ट फाइनेंस यहाँ पर खास नजर रखनी है क्योंकि जेफरीज की तरफ से कवरेज की शुरुआत हुई है, 717 की क्लोजिंग है, 900 रुपये का ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं, और ये मान रहे कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, और आगे जाके ईपीएस में करीब 24% CAGR की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो होम फर्स्ट फाइनेंस यहाँ पर रेडार पर रखेंगे।
HDFC लाइफ यहाँ पर CLSA खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं 690 के लक्ष्य के लिए। ICICI लोम्बार्ड पर CLSA खरीदारी किराए देख रहे हैं 1550 रुपये का लक्ष्य दिया है। और अंत में मॉर्गन स्टैनली ने भी इस पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1131 की क्लोजिंग है, 1400 रुपये का लक्ष्य दिया है। तो आज की सबसे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जेफरीज की तरफ से होम फर्स्ट फाइनेंस पर, जहां पर उन्होंने की है कवरेज की शुरुआत और टारगेट दिया है 250 रुपये पर सीधे 900 रुपये के। नजर और रडार पर रखिए इस स्टॉक को। आइए कुछ और शेयरों को आपको रखना है रडार पर, बता रहे हैं कुशल, खबरों वाले शेयर। कुशल बताइए। सर पेटीएम पर ध्यान रखना है क्योंकि आज यहाँ पर एक बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है। सॉफ्ट बैंक अपनी ब्लॉक डील के जरिए 2.9 करोड़ शेयर्स बेचेगा, यानी कि 4.47% हिस्सेदारी, लगभग 1763 करोड़ में ये ब्लॉक डील होती हुई दिखेगी। प्राइस 555 से 601 रुपये 45 पैसे के भाव पे ये डील हो सकती है। और डेफिनेटली यहाँ पर जिस तरह की करंट मार्केट प्राइस है उस हिसाब से करीबन 7.5% तक का मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है। साथ ही आर सिस्टम्स, यहाँ पर ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई दिख रही है कि ब्लैकस्टोन कंपनी में करीबन 52% हिस्सेदारी खरीद सकती है। ये इंटरेस्टिंग अपडेट है। और इंडियन करेंसी में देखेंगे तो लगभग 2904 करोड़ रुपए में ये डील हो सकती है, 245 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। हिंदुस्तान जिंक 15.5 रुपए का यहाँ पर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया इन्होंने। रिकॉर्ड डेट पहले ही बता दी थी, 24 नवंबर होगी। और कंपनी डिविडेंड पर लगभग 6550 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। टाटा मोटर्स, JLR के CEO थियरी बोलेरो ने इस्तीफा दे दिया है। 2 साल के बाद ही ये इस्तीफा दिया है इन्होंने, पर्सनल रीजन साइट करते हुए। 31 दिसंबर से इनका इस्तीफा इफेक्टिव हो जाएगा। और आज से अंतरिम CEO होंगे एड्रियन मार्डल, जो कि JLR के मौजूदा CFO हैं। इनफैक्ट यहाँ पर औरोबिंदो फार्मा पर भी नजर रखिए। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में USFD ने यूनिट 11 और साथ ही API नॉन एंटीबायोटिक यूनिट में जांच पूरी की है। तो जो यूनिट 11 है उसके लिए इन्होंने VAI इशू किया है, वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड, जो कि नेगेटिव न्यूज़ है इस यूनिट के लिए। पर दूसरी तरफ API की जो नॉन एंटीबायोटिक यूनिट है, यहाँ पर EIR एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट इन्होंने जारी किया है, जो कि यूनिट के लिए पॉजिटिव है। और इरकॉन इंटरनेशनल पर भी नजर रखिए। कंपनी जो है इनको बहुती कैनाल प्रोजेक्ट्स के लिए L1 बिडर घोषित किया गया है। प्रोजेक्ट का कुल कॉस्ट लगभग 392 करोड़ रुपए का है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के वाटर रिसोर्सेज विभाग भी से ये प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखा है। और अंत में UPL, यहाँ पर कंपनी की जो यूनिट है अडवांता सीड्स और एक अमेरिकन एग्री बिजनेस कंपनी है बंच लिमिटेड, उन दोनों ने मिलकर सीड कॉर्प में लगभग 40% हिस्सेदारी खरीदने के लिए करार किया है। और दोनों कंपनियां सीड कॉर्प में 20% हिस्सेदारी खरीदेगी। डेफिनेटली ब्राजील के मार्केट में UPL को इसमें और फर्दर एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ओके, तो ये है आपके लिए और खबरें। और आज कुछ बड़े स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए दिख सकते हैं। वरुण बताएं कौन सी खबरें, और कल तो कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई, उनके बारे में बताएं। डेफिनेटली, तो पहले खबरें बताता हूं। और उसमें टिमकेन इंडिया, ये कंपनी अपने बेयरिंग जो बनाती है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने वाली है, फैसिलिटी में एक्सपांशन करने वाली है। हालांकि जो मौजूदा फैसिलिटी है उसमें एक्सपांशन करेगी, लेकिन हाँ 600 करोड़ के आसपास का खर्च करने वाली है। इंटरनल एक्रूवल से मेनली फंडिंग की जाएगी और जो प्रोडक्शन शुरू होगा जनवरी 2025 से होगा। इंडियन ओवरसीज बैंक, यहाँ पे CBI ने रोटोमेक ग्लोबल, इसके डायरेक्टर को फ्रॉड के मामले में बुक किया है। 750 करोड़ के आसपास का इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ इन्होंने फ्रॉड किया था, जिसके चलते इनको यहाँ पकड़ा गया है। इसके अलावा लेमन ट्री कंपनी ने तेजपुर असम में 42 रूम होटल के लिए लाइसेंसिंग करार जो है वो किया है। मार्च 2025 के अंत तक होटल शुरू होने की संभावना है, उम्मीद है। अब प्रमोटर एक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे उषा मार्टिन, यहाँ पे प्रमोटर पीटर हाउस इन्वेस्टमेंट PAC ने 4 लाख शेयर जो है बेच दिए हैं। शेयर बिक्री के बाद हिस्सा जो है 1.45% से घटकर 1.32% के आसपास हो चुका है। ओपन मार्केट में 15 नवंबर को शेयर बेचे गए थे। कल की 2 लिस्टिंग्स, बीकाजी फूड्स, यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने करीब 17.45 लाख शेयर्स खरीदे हैं 324 रुपये के भाव पे। और ग्लोबल हेल्थ में नमूरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड ने 15 लाख शेयर खरीदे हैं। मोतीलाल ओसवाल फंड ने करीब 36 लाख शेयर्स खरीदे हैं, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। और आखिरी में नायका, आपको याद होगा कल सुबह सुबह ब्लॉक डील हुई थी 3 करोड़ शेयर्स की। लाइट हाउस इंडिया फंड ने यहाँ पे 3 करोड़ शेयर्स बेचे हैं 175 के। ओके, तो कल बड़ी ब्लॉक डील्स भी हुई हैं, काफ़ी सारे काउंटर्स ने रिएक्ट भी करा है। इस पर करते हैं फोकस। करें गेस्ट का स्वागत। फोकस सर, आज वैसे खबरें हैं जो अर्निंग्स के बाद देखा तो 2 दिन खबरें नहीं थी, एटलीस्ट आज कुछ तो खबरें आई हैं सर निकल। 4 पेज की है, फॉन्ट भी बढ़ाना नहीं पड़ा होता है। 1.5 पेज था सर पहले। लेकिन क्वालिटी वाइज नहीं है ऐसी, मतलब ऐसी कोई खबर नहीं है।
कोई एक खबर बताओ जिसके दम पे 5% स्टॉक ऊपर या नीचे खुलेगा। टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स 5% नीचे खोल दोगे? 5 तो नहीं 3% तो खुलेगा। टाटा मोटर्स, पेटीएम, पेटीएम है, पेटीएम ब्लॉक पेटीएम की ब्लॉक डील है। चलिए, तो टाटा मोटर्स पर कुछ विस्तार से विशेष रिसर्च भी आपके लिए आने की तैयारी में, हमारी टीम अब उस पर काम करेगी। फ्री हो गए सबके सब? देखो, अरमान, कुशल, वरुण फ्री है ना? हाँ, आशीष बाहर फ्री है, तो अब ये बैठकर सब बढ़िया रिसर्च बनाएंगे आपके लिए। तब तक आइए मुलाकात करते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, शुरुआत करें सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, पिक ऑफ द डे तो मैं दे ही रहा हूं, वो तो कल वाली है मेरी। कल भी हमने इस पे खरीदारी की राय दी थी। खरीदारी की राय है कोटक महिंद्रा बैंक पर। काफी समय बाद अनिल जी स्टॉक निकला है और हर एक को फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और ये पीछे रह गया है। 1939 का स्टॉप लॉस लगाना है 2009 के टारगेट के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक अनिल जी पिक ऑफ द डे है। दूसरा अनिल जी, जो अभी आपने एक स्टेटमेंट दिया ना रिपोर्ट देके कि जेफरीज की अनिल जी बेस्ट रिपोर्ट है, तो अनिल जी बेस्ट रिपोर्ट तो अनिल जी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और देखिए, ये रिपोर्ट तो जी बिजनेस पे देखने के बाद बनी। अनिल जी, जो आज आपने टाई पहनी है ना, मतलब कि एकदम, जो एक दिन कुणाल जी ने बोला था अनयूजुअली, मतलब कि अनिल जी एकदम अनयूजुअल सी टाई है, अनयूजुअल से आप स्मार्ट लग रहे हो। और अनिल जी उम्र जो है ऑलरेडी 18-20 साल इसको पहन के कम हो रही है, अलग से चमक रहे हो। तो टाई अनिल जी काफी जबरदस्त है। मेरी रिपोर्ट अनिल जी आपकी टाई पर है। अब आप अनिल जी, आपके आसपास वरुण बैठे हैं और बाकी लोग बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि जेफरीज की रिपोर्ट बढ़िया है कि मेरी रिपोर्ट बढ़िया है। अनिल जी 18-20 साल कम? 18-20 साल। मैं तो एडल्ट ही नहीं रहा, ऐसा हो गया अभी तो। इतनी, अगर इतनी कैटेगरी में इतना कट, बड़ा कट आया है मेरी एज में। जी कुणाल जी। अरे जी सुप्रभात आपको, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी, आज आपको याद होगा कल मैं और राकेश जी जब कोटक महिंद्रा बैंक पर कॉल दे रहे थे अनिल जी, तो आप पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हो गया कि आपके लेवल्स में सहमति नहीं बन रही है। हाँ। तो अनिल जी, उसकी वजह आपकी डेट ऑफ बर्थ है अनिल जी, आपका ईयर ऑफ बर्थ। तो बंसल जी का ये कहना था कि खरीदो मेरे ईयर ऑफ बर्थ पर, हाँ। स्टॉप लॉस रखो अनिल जी के ईयर ऑफ बर्थ पर। पहला टारगेट कुणाल जी का ईयर ऑफ बर्थ, दूसरा टारगेट छोटे कुणाल जी का ईयर ऑफ बर्थ। ऐसा बाय कॉल दे रहे क्यों जिसमें टारगेट नेगेटिव आए? कुणाल जी, ये तो उल्टा काम हो गया। शॉर्ट कॉल हुई। ये तो शॉर्ट कॉल होनी चाहिए, लॉन्ग कॉल नहीं। चलिए, बढ़िया है। नमस्कार कुणाल जी, बताइए सर पिक ऑफ द डे। इसीलिए सहमति नहीं बनी अनिल जी। बिल्कुल ठीक बात है अनिल जी, इसीलिए सहमति नहीं बनी अनिल जी। जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। तो अनिल जी देखिए, मेरी आज सवेरे अनिल जी खरीदारी की राय है आईटीसी पर। बाजार थोड़ा कमजोर खुलेगा, डिफेंसिव्स पर लोगों का फोकस होगा। आईटीसी में 2-3 दिन का करेक्शन पूरा हो चुका है, मुझे लगता है वापस स्टॉक तैयार हो गया है तेजी के लिए। तो आज गिरावट में मिलता है तो बाय करने की राय है। और मुझे लगता है अनिल जी, इसमें आपको एक अपूव देखने को मिलेगा। 2 टारगेट दे रहा हूं। पहला टारगेट है 350 रुपए का और दूसरा टारगेट है 356 रुपए का। तो 350 और 356 के टारगेट के लिए आईटीसी में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 338 पर लगा लें। 338 का स्टॉप लॉस लगाकर करें खरीदारी। पालवे साहब सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टॉक जो बाय करना है वो अमरा राजा बैटरी। स्टॉक में काफी अच्छे ब्रेकआउट हमने पिछले 2-3 वीक में देखे और स्टॉक में एक अच्छा सस्टेन्ड अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। कोई भी गिरावट में अगर ये स्टॉक फ्यूचर अगर 630-35 के रेंज में मिलता है तो वहां पे बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस हम रखेंगे करीब 624 का और अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में करीब आना चाहिए 660 से 665 तक के। तो अमरा राजा बैटरी यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 660-665 तक जाने को तैयार है। थोड़ा डिप मिले 5-7 रुपए का तो और बेहतर खरीदारी करने के लिए आज से। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं मैम आपकी पिक ऑफ द डे।
वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरे पीक ऑफ द डे होगा भारत डायनेमिक्स। कल HAL बहुत अच्छा चला था, उसके साथ साथ भारत डायनेमिक्स भी एक छोटा सा एक ब्रेकआउट देके गया था, तो मुझे लगता है कि वो आज भी कंटिन्यूड होगा। थोड़ा सा सुस्ती के साथ खुल सकता है क्योंकि मार्केट ओपनिंग खराब लग रहा है, तो थोड़ा सा नीचे मिलता है तो खरीदेंगे। 935 का स्टॉप लॉस के साथ पहला टारगेट 974, दूसरा 988, तीसरा 1000। तो 974, 988, 1000 ये तीनों टारगेट्स के लिए BDL को खरीद कर चलेंगे। परफेक्ट। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर क्या पसंद है आपको? अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। दीप वेरी गुड मॉर्निंग। आपको बाय करना है कैश स्टॉक कैस्ट्रॉल इंडिया। एक बहुत ही अच्छा बैरियर इसने तोड़ दिया है और मेरा मानना है कि इधर से और बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ कल का ये ब्रेकआउट देखने को मिला, तो 126 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 129.50 के आसपास की क्लोजिंग है। आपका टारगेट 136 का पहला रहेगा और मेरा मानना है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिलेगी अगर आप पोजिशनली स्टॉक को रखते हैं। परफेक्ट। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी पिक ऑफ द डे के तौर पे HUL को सिलेक्ट करना चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक के अंदर का लोअर लेवल से बाउंस बैक और पुल बैक देखने को मिला है। ये स्टॉक के अंदर यहां से बाउंस बैक पुल बैक कंटिन्यू रहना चाहिए। 2440 का इसके अंदर सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा, तो 2440 के स्टॉप लॉस से HUL में खरीदारी करें। ऊपर में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं 2520 रुपए से लेके 2540 रुपए तक के लेवल HUL में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें HUL। ओके, इंटरेस्टिंग है। FMCG स्टॉक्स पर सबका फोकस बढ़ रहा है। कुणाल जी ने पसंद किया ITC, सुमित जी ने पसंद किया HUL। आइए सेठी साहब की पसंद भी जान ली जाए। सर सुप्रभात, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए बाजार तो दिख रहा है थोड़े वीकनेस के साथ खुलेंगे और मुझे लगता है ये जो गिरावट आती है यहाँ पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। जो मेरा आज का पिक ऑफ द डे है एक लीडिंग बैंकिंग स्टॉक है। मुझे लगता है ICICI बैंक में एक अच्छा मोमेंटम है, अच्छी स्ट्रेंथ है। अगर बाजार में गिरावट आती है और थोड़ा ये वीक मिलता है तो मुझे लगता है खरीदना चाहिए इसको। इसमें खरीदारी करने की सलाह है। 913 पे बंद हुआ, 925 का टारगेट, 905 का स्टॉप लॉस। ओके, और इसके अलावा और कौन कौन से स्टॉक्स हैं रडार पर, बताएं सर। जी और 4 स्टॉक है। दूसरा स्टॉक भी बैंकिंग सेक्टर से है, वहां पे पब्लिक सेक्टर बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करने की सलाह है, जो कल 163 पे बंद हुआ है। 167 का टारगेट, 160 का स्टॉप लॉस। तीसरा स्टॉक है IT स्टॉक विप्रो। मुझे लगता है विप्रो में भी एक अच्छा स्ट्रेंथ देखा जा रहा है और स्टॉक काफी बीटन डाउन है, वैल्यूएशन के लिहाज से भी अपने पीयर्स से सस्ता है। मुझे लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 410 के टारगेट के लिए, 392 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक अडानी पोर्ट्स में खरीदारी करने की सलाह है और इसमें टारगेट है 910 के, स्टॉप लॉस रखना है 875 का। और फाइनली मुझे लगता है कमिंस इंडिया में भी खरीदारी करनी चाहिए। एक जबरदस्त कंपनी है जो कि मेनली अपने इंजन्स के कारोबार के लिए जानी जाती है। इसके अलावा भी एक जो इनका डेटा सेंटर पे फोकस है, मुझे लगता है ये भी एक हाई ग्रोथ सेक्टर है जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तो ये भी गिरावट में खरीदारी करने का मौका है। इसको खरीदारी करने की सलाह। 1400 का टारगेट है, 1355 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये हैं सारे स्टॉक्स जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय। ICICI बैंक तो आज पिक ऑफ द डे है ही। बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदें 163 के आसपास और स्टॉप लॉस आपका होगा 160 का 167 के टारगेट के लिए और 1366 के आसपास आपको खरीदना है। कमिंस 1355 का स्टॉप लॉस, 1400 का टारगेट। अदानी पोर्ट 887 के आसपास खरीदना है, 875 का स्टॉप लॉस, 910 का टारगेट। और फाइनली विप्रो जो 400 रुपये के आसपास बंद हुआ है, 399 के आसपास, 392 के स्टॉप लॉस से खरीदे विप्रो को और टारगेट आपके लिए विप्रो में बनेगा 410 का। तो ये सारी पिक ऑफ द डे सेठी साहब की तरफ से। तो अच्छा मिक्स है आज कॉल्स का हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। देखते हैं बाजार खुलने के बाद आपको कैसा एक्शन यहाँ पर बन सकता है। सेठी साहब पेटीएम चार्ट्स पर भी मैं राय लूंगा एक्सपर्ट्स के साथ, बट आज बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है। 7.5% के डिस्काउंट तक ब्लॉक डील हो सकती है। करीब 4.5% हिस्सा सॉफ्ट बैंक बेचने वाला है। हिस्सा बिक्री के बाद भी उनका 13% हिस्सा बना रहेगा। बट एक बार जरा पेटीएम पर राय दें सर, 600 का लेवल आज ब्लॉक डील पर। देखिए स्टॉक की तो अच्छी खासी पिटाई हो गई और अब इस क्वार्टर के जो नतीजे आ रहे हैं ये न्यू एज बिजनेसेस से थोड़े ठीक ठाक है, मतलब जो कंपैरेटिवली बेटर है। मुझे लगता है ये जो आज ब्लॉक डील होगी ये हैंगओवर खत्म होने के बाद स्टॉक वहां से अच्छा करना चाहिए। तो ये जो अगर ब्लॉक डील के निचले स्तर पे जो 555 के आसपास का प्राइस है, अगर वहां तक के स्टॉक आता है या उसके आसपास आता है तो वहां पे मुझे लगता है एक बार इसमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ऑल्सो मुझे लगता है वापस एक बाउंस बैक आना चाहिए। तो मुझे लगता है टुवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ द ब्लॉक डील प्राइस यहाँ पे खरीदारी करने के मौके। तो ये है आपके लिए पेटीएम जिस पर आप खरीदारी के मौके लोअर एंड ऑफ ब्लॉक डील प्राइस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पालिया साहब एक बार जरा चार्ट्स पर भी देखेंगे पेटीएम
वैसे तो बड़ी ब्लॉक डील हो रही है और प्राइस बैंड भी हमें मालूम है 555 का निचला स्तर है, बट टेक्निकली सपोर्ट्स किधर है, इसके रेजिस्टेंसेस किधर है सर? दीपांशु जी, स्टॉक का स्ट्रक्चर तो वीक है और जिस तरीके से कंटिन्यूटी बनी हुई है एक डाउन ट्रेंड की, हमें लगता है कि फर्दर यहाँ पे 555 535 ये लोअर साइड के लेवल है, वहां तक ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। वही इसके एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, तो 535 इसके लिए मेजर और क्रूशियल सपोर्ट रहेगा डाउन साइड में। हायर साइड की बात करें तो इसके लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है वो बना हुआ है करीब 630 से 650 के आसपास, ये रेंज में इसको एक सप्लाई बना हुआ है। तो जब तक ये 650 के ऊपर क्रॉस नहीं होता है वीकली क्लोजिंग पे, तो जो भी छोटी मोटी पुल बैक आएगी तो वहाँ पे सप्लाई बनता हुआ दिखेगा। लोअर साइड पे 535 का काफी क्रूशियल सपोर्ट एरिया रहेगा अगर आज ये गैप डाउन ओपन होता है तो ये है आपके लिए पेटीएम जिस पर आपको रखनी है नज़र। बड़ी ब्लॉक डील आज इस काउंटर पर होने वाली है। टाटा मोटर्स, यहाँ पर भी सेठी साहब की राय लेनी है और फिर सिमी जी से चार्ट्स पर भी टाटा मोटर्स की बात करेंगे। सेठी साहब, हर 2-3 साल हम देखते हैं टाटा मोटर्स में JLR का CEO चेंज होता है, अब नया CEO आने वाला है। चल क्या रहा है सर? थियरी बलौर साहब ने तो इस्तीफा दे दिया है, सिर्फ 2 साल ही उन्होंने पदभार संभाला था। नहीं, डेफिनेटली किसी कंपनी के CEO का निकलना या रिजाइन करना एक नेगेटिव न्यूज़ है, तो उसके हिसाब से स्टॉक में थोड़ा प्रेशर जरूर रहना चाहिए। बट स्टॉक ओवरऑल मुझे करंट लेवल से या जो आज गिरावट आती है वहाँ से अच्छा ही लगता है। जिस तरह के इनके फंडामेंटल्स में बदलाव है और कई सारे खबरें अटकलें हैं, तो और अभी इन्होंने हाल ही में अपने जो ADRs हैं उनको डिलिस्ट करने का भी अनाउंसमेंट करा है। मुझे लगता है ओवरऑल अगर आपका मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया है तो ये जो गिरावट है यहाँ पे बिल्कुल इस स्टॉक को खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। मुझे लगता है अगर ये स्टॉक आज 415 के आसपास अगर मिले तो आई थिंक दैट कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर द स्टॉक। 15 के आसपास अच्छा मौका होगा एंट्री करने के लिए आज से। ये टाटा मोटर्स पर आए, देखते हैं जी से भी चार्ट। हाँ पूछिए सिमी जी, चार्ट देखिए। चार्ट्स अनिल जी, मुझे लगता है कि आज न्यूज़ के चलते थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगा और 426 का एक हल्का सा सपोर्ट है, वो सपोर्ट भी टूट सकता है क्योंकि मार्केट का जो अंडरटोन है वो खराब है। 426 टूटने के बाद टाटा मोटर्स में जो नेक्स्ट सपोर्ट होता है वो 420 से 417 के बीच में होता है। उस रेंज को हो सकता है कि स्टॉक सपोर्ट ले लेगा, उसी के आसपास एक छोटे छोटे जो भी मूविंग एवरेजेस हैं 5 दिन 10 दिन 20-30 दिन का जो भी मूविंग एवरेजेस है उसी रेंज के बीच में है, तो एक शॉर्ट टर्म का सपोर्ट उस रेंज के बीच में आना चाहिए 420 से 417 के बीच में। तो वो रेंज अगर होल्ड करता है तो मैं खरीदारी करके चलने का सलाह दूंगी 410 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के। सेठी जी का जो भी लेवल उन्होंने दिया है मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मुझे लगता है कि उस रेंज के आसपास मिल सकता है और वहाँ पे सिर्फ मिलेगा ही नहीं, वहाँ पे सपोर्ट भी मिलेगा, ऐसा भी मैं उम्मीद करती हूँ। 410 का ओवरऑल स्टॉप लॉस होगा, लोअर लेवल पर खरीदिए और इंटरडे प्लेयर्स जो है 426 के नीचे एक बार शॉर्ट करके देखें। तो ये आप जो कह रही हैं कि सिमी जी सेठी जी ने जो भी लेवल दिया उससे आप सहमत है, तो इसकी वजह क्या है? चार्ट्स के हिसाब से सेठी जी ने जो लेवल दिया उस वजह से सहमत है या सेठी जी का ट्रैक रिकॉर्ड ही इतना जबरदस्त है कि सहमत हो जाने में ही समझदारी है? दोनों ही है, 50-50% दोनों ही है। उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है तो इसलिए वो भी उसको भी नजर रखते हुए मैंने ये बताया, पर ये चार्ट में भी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा सेठी जी धन्यवाद देना चाहें तो दे दें। ओके, अच्छा हिंदुस्तान जिंक एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन रहने वाला है। 15.5 रुपए का दूसरा डिविडेंड अनाउंस किया है। सेठी साहब जरा इसके ऊपर भी राय दें और साथ ही उम्मीद की जाए कि वेदांता का भी डिविडेंड अब आएगा इसके पीछे जरा दोनों स्टॉक पर अपनी राय दें। वैसे मेटल्स कमजोर हैं ग्लोबली, वो एक चिंता की बात है, लेकिन इन दोनों खबरों पर आप बताएं सर। नहीं बिल्कुल अनिल जी, मैं सुबह आपकी कमेंट्री भी सुन रहा था। मेटल्स में इंटरनेशनली काफी गिरावट आई है तो उस लिहाज से सेक्टर थोड़ा वीक रहना चाहिए, बट ये हिंदुस्तान जिंक ने अच्छा डिविडेंड दिया है और हालांकि अनएक्सपेक्टेड लाइंस है, हर बार इनके तरफ से डिविडेंड अच्छा ही आता है। बाकी डिविडेंड की एंटिसिपेशन में हिंदुस्तान जिंक में अच्छी खासी तेजी हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है, बट ये जो 15.5 रुपए का डिविडेंड है विच अमाउंट्स टू अराउंड 6,500 करोड़ के आसपास का डिविडेंड, तो उसका मेजर चंक 65% यानी कि 4,250 करोड़ वेदांता को आएगा। तो उस लिहाज से मुझे लगता है विद इन द मेटल स्पेस वेदांता अच्छा करना चाहिए कंपैरेटिवली। कल ये स्टॉक भी बाजार के साथ या मेटल सेक्टर की गिरावट के साथ पिटा है, बट मुझे लगता है आज इसमें पॉजिटिव रह सकता है डिस्पाइट द फैक्ट कि मेटल्स के लिए दिन नेगेटिव हो सकता है, बट हो सकता है वेदांता में आज पॉजिटिव रुझान देखने को मिले बिकॉज इट वर्क्स आउट टू अराउंड 11 to 12 रुपीज पर शेयर फॉर वेदांता। और बाकी वेदांता में भी खुद का प्रॉफिट मिला के एक अच्छे डिविडेंड की हम आने वाले दिनों में उम्मीद कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल ये खबर पॉजिटिव है वेदांता के लिए, हिंदुस्तान जिंक के लिए, बट हिंदुस्तान जिंक में चूंकि ऑलरेडी बिल्ट इन है डिविडेंड
और वेदांता कल वीक था, तो मुझे लगता है एक रिवर्स हो सकता है, मतलब वेदांता पॉजिटिव रहना चाहिए, हिंदुस्तान जिंक फ्लैट सा रह सकता है। ओके, तो ये है खबरें आपके लिए हिंदुस्तान जिंक और वेदांता से जुड़ी हुई डिविडेंड को लेकर।